हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राम आशीष टेक्निकल पर। आज हम बात करेंगे हमारे महान वैज्ञानिकों और उनके आविष्कारों पर। किसने कौन सा आविष्कार किया एवं उस आविष्कार से मानव जीवन कैसे प्रभावित हुआ, यह जानना काफ़ी रोचक अनुभव होता है। हम नहीं जानते कि कौन पहला आविष्कारक था या पहला आविष्कार कौन सा था, मगर इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब किसी मानव ने एक पत्थर को तोड़कर उसको धारदार बनाया तो एक बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार का जन्म हुआ, जिससे औजार बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। पृथ्वी पर पहले मनुष्य के पास बारिश, आंधी तथा अन्य प्राकृतिक शक्तियों से बचने का कोई उपाय न था। उसके पास तन ढकने तथा ठंड से बचने के लिए कपड़ा तक नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था तथा खाने के लिए अनाज नहीं था। पहले मनुष्य ने अपने आप को जंगल में खूंखार एवं ताकतवर प्राणियों जो उनके प्राकृतिक शत्रु थे के बीच पाया। मनुष्यों के लिए शत्रुओं के साथ साथ सीधे लड़ना संभव नहीं था। इसके बावजूद मनुष्य ने न केवल अपना वजूद बनाए रखा बल्कि अन्य सभी प्राणियों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि दूसरे प्राणियों की तुलना में मनुष्य की बुद्धि का स्तर काफी ऊंचा था एवं उसके पास विशेष हस्त दक्षता थी। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य कल्पना कर सकता था। मनुष्य की दूरदर्शिता उसकी कल्पना शक्ति की उपज है। मनुष्य की विशेष हस्त दक्षता, कल्पना शक्ति और दूरदर्शिता ने उसे आविष्कारक बनाया। उसकी कल्पना शक्ति ही उसे दिखाती है कि उसके द्वारा किए गए आज के आविष्कार भविष्य में कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके पास न तो जानवरों की तरह दांत या पंजे थे, न ही वह उनसे ज्यादा तेज दौड़ सकता था। दूसरे जानवरों के विपरीत आदिमानव ने विशेष मानसिक क्षमता एवं हाथ की कुशलता के सहारे धनुष या बल्लम जैसे हथियार बनाए ताकि अपने प्राकृतिक दुश्मनों को दूर से ही मार सके। आदिमानव के लिए अपने अस्तित्व को बनाए रखना ही आविष्कार का मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा। जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ती रही वैसे वैसे आविष्कार की जरूरत केवल मनुष्य के अस्तित्व को बचाए रखने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि मानव की संस्कृति एवं बौद्धिक जरूरतों को भी पूरा करने के लिए आविष्कार सामने आए। यूरोप में यांत्रिक घड़ी का आविष्कार पहले इसलिए किया गया ताकि मध्ययुगीन मठों में रात के समय धार्मिक अनुष्ठानों को निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर पूरा किया जा सके। उन दिनों आमतौर पर सूर्य के सहारे ही समय का अनुमान लगाया जाता था। मनुष्य को भारी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ऊपर तक उठाना तथा जोड़ना पड़ता है, मगर इसके लिए उसकी अपनी शारीरिक शक्ति काफी नहीं है। इसके लिए उसे चाहिए थी ऐसी युक्ति जो उसकी ताकत को बढ़ा दे। इस दिशा में शुरुआती आविष्कार में था फान, लीवर एवं रोलर। इन आविष्कारों के बिना इंग्लैंड में स्टोनहेंज या मिस्र में पिरामिडों का निर्माण संभव नहीं होता। 15वीं एवं 16वीं सदी में समुद्र पर वाणिज्य एवं विजय अभियान ने आविष्कार की प्रक्रिया को गति प्रदान। कभी कभी महत्वपूर्ण आविष्कार वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के उपजात अर्थात बाई प्रोडक्ट के रूप में सामने आए। एक्सरे मशीन इसी तरह का एक आविष्कार है। जर्मन भौतिकविद विल्हेल्म कॉनराड रंटगेन विभिन्न निर्वात नली में उपकरणों के भीतर विद्युत विसर्जन भेजकर उनके बाहरी प्रभावों का अध्ययन कर रहे थे। इस शोध के दौरान रंटगेन ने एक्सरे खोज निकाली। रंटगेन एक्सरे की खोज नहीं कर रहे थे, यह उनके शोध का बाई प्रोडक्ट था। एक्सरे की खोज से एक्सरे मशीन का आविष्कार संभव हुआ। मनुष्य ने शुरू से आज तक नए नए उपकरण बनाने तथा बने हुए उपकरणों में हेर फेर करने के लिए तरह तरह के औजार बनाए। मापने तथा परिकलन करने के लिए मनुष्य द्वारा विकसित औजार तथा यंत्र प्राचीन अबेकस से कंप्यूटर तक फैले हुए हैं। कंप्यूटर की क्षमता में लाखों गुना वृद्धि हुई है। आज हम क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की बात कर रहे हैं, जिसकी क्षमता की कल्पना करना भी मुश्किल है। कई तरह के आविष्कार आकस्मिक रूप से सामने आए। चार्ल्स गुडीर रबर को बेहद कठोर बनाना चाहते थे ताकि वह अधिक से अधिक ताप एवं दाब सहन कर सके, ताकि रबर को सांचे में ढालने योग्य बनाया जा सके, अर्थात उसे मोल्ड किया जा सके। गुडीर वर्षों तक कोशिश करते रहे। तमाम कोशिशों के बावजूद गुडीर को सफलता हाथ नहीं लगी, जबकि इसमें उन्होंने अपनी सभी जमा पूंजी लगा दी। खुद गरीब हो गए। उन्होंने कोशिश जारी रखी और एक दिन उनके हाथ से रबड़ एवं सल्फर का मिश्रण अचानक तप्त स्टोव के ऊपर गिर गया। उन्होंने उस प्रक्रिया का आविष्कार किया जिसे वे वर्षों से ढूंढ रहे थे। इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। गुडीर ने वल्कनीकरण की प्रक्रिया को 15 जून 1844 में पेटेंट कराया। आकस्मिक आविष्कारों के कई उदाहरण और भी हैं। किसी आविष्कार को सफल बनाने के लिए सही समय और सही जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूनानी गणितज्ञ, आविष्कारक एवं विद्वान हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने भाप के टरबाइन का मॉडल तैयार किया था, मगर व्यवहारिक भाप के टरबाइन को काफी तेजी से घुमाना पड़ेगा और इस तरह के टरबाइन बनाने के लिए ऐसे पदार्थ चाहिए जो प्रतिबल का विरोध कर सके। हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया के काल में इस तरह का पदार्थ उपलब्ध नहीं था। अंग्रेज दार्शनिक एवं वैज्ञानिक रोजर बेकन के लेखों में यंत्र चालित जहाज एवं सड़क वाहन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर एवं सर्वो यांत्रिक विधि के लघु रूप के वर्णन मिलते हैं, मगर
इस तरह की मशीन को बेकन के समय में बनाया नहीं सकता था। इन आविष्कारों को सफल बनाने के लिए काफी समय लगने के कारण कई और आविष्कारों की जरूरत थी, जैसे कि उपयुक्त पदार्थ, ऊर्जा स्रोत एवं परिशुद्ध औजार। इतालवी चित्रकार, मूर्तिकार एवं स्थापित वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंसी द्वारा किया गया हेलीकॉप्टर का डिजाइन वायुगतिक दृष्टि से निर्दोष था, मगर इसे उड़ाया नहीं जा सकता था क्योंकि उस समय इसके लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत नहीं था। ऐसा भी देखने को मिलता है कि नए नए आविष्कार करने वाले आविष्कारक दूसरे के आविष्कार की संभावनाओं का आकलन करने में विफल रहे। जेम्स वाट ने अंग्रेज आविष्कारक एवं खनन इंजीनियर रिचर्ड ट्रेबियक द्वारा किए गए उच्च दाब भाप के इंजन का आविष्कार का विरोध किया था। यूग्लियल्स मार्कोनी ने टेलीविजन का भविष्य नहीं देखा एवं उन्होंने जॉन लोगी बेयर्ड को इस बारे में बताया भी। बेयर्ड खुद भी कैथोड किरण नलिका के महत्व को समझने में असफल रहे, मगर आज हम जानते हैं कि कैथोड किरण नलिका ने टेलीविजन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आविष्कार के विभिन्न पहलुओं को देखने के बाद आइए हम कुछ आविष्कारकों के बारे में जानते हैं। स्कॉटवासी आविष्कारक एवं इंजीनियर जेम्स वाट ने भाप के इंजन को उन्नत करके सफल वाणिज्यिक उत्पाद बनाया। 17 वर्ष की आयु में वाट यंत्र बनाने वाला प्रशिक्षु बनने के इरादे से अपने जन्म स्थान ग्रीनाक को छोड़कर ग्लासगो चले गए। ग्लासगो में वाट ने ऐनक मरम्मत करने वाले व्यक्ति के साथ काम किया, मगर वे उनसे कुछ खास सीख नहीं पाए। इस दौरान एक अच्छी बात यह हुई कि वाट ने ग्लासगो विश्वविद्यालय के विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के विभिन्न विभागों में कार्यरत अध्यापकों के साथ संबंध बनाए, जिन्होंने बाद में उनके आविष्कारों को साकार करने में उनकी मदद की। वाट औजार बनाने वाले व्यवसाय का कौशल सीखने के लिए ग्लासगो से लंदन गए, मगर ग्लासगो हैमरमैन गिल्ड के नियमों के चलते वाट औजार बनाने वाले व्यवसाय में प्रवेश नहीं कर पाए। उन्होंने विश्वविद्यालय के पुराने परिचित ग्लासगो अध्यापकों की मदद से विश्वविद्यालय परिसर में ही एक छोटा सा वर्कशॉप खोला। वर्कशॉप खोलने के 4 साल बाद उन्होंने भाप का एक सफल इंजन बनाने के लिए प्रयोग करना शुरू किया। वाट ने पहले एक मॉडल तैयार करने का निश्चय किया, मगर वह पहला मॉडल संतोषजनक रूप से काम नहीं कर पाया। इससे हताश न होकर वाट आगे भी प्रयोग करते रहे एवं उसके साथ साथ भाप के इंजन संबंधी प्रकाशित सभी उपलब्ध लेखों का भी अध्ययन करते रहे। उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजी गई इंजन की कार्यप्रणाली को समझने के लिए गुप्त ऊष्मा की विशेष भूमिका रही है, जो पहले रॉबर्ट ब्लैक ने खोजी थी। ग्लासगो विश्वविद्यालय में एक न्यूक्रोमैन इंजन का मॉडल था, जिसे मरम्मत करने के लिए लंदन भेजा गया था। वाट ने इंजन के मॉडल को वापस लाने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों को तैयार किया। वाट ने इसकी मरम्मत खुद की। इसकी कार्य क्षमता बहुत ही कम थी। वाट ने न्यूक्रोमैन इंजन की कार्यप्रणाली में निहित कमियों को देखने के बाद एक पृथक कंडेंसर के औचित्य को समझा। भाप के इंजन की क्षमता बढ़ाने के लिए वाट द्वारा सोची गई तरकीब इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण एकल सुधार थी। इससे भाप के इंजन की क्षमता पुरानी वायुमंडलीय इंजन से 3 गुना बढ़ गई। सन 1776 में वाट द्वारा विकसित भाप के इंजन ने वाणिज्यिक उद्यमों में काम करना शुरू किया। वाट ने भाप के इंजन में कई तरह के सुधार किए। अंततः वाट ने एक ऐसा इंजन तैयार किया जो ईंधन के इस्तेमाल के मामले में न्यूक्रोमैन इंजन की तुलना में 5 गुना कुशल था।